अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान जरनाज गुल हाज़िर खिदमत है और आप देख रहे हैं एक मुलाकात पीनस के साथ। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि इस प्रोग्राम में हर बार हमारे साथ एक नई मेहमान शख्सियत शामिल होती है और हमारी कोशिश होती है कि उसकी ज़िंदगी की जो कामयाबियां हैं, जो उसकी स्ट्रगल्स हैं, जो उसकी एफ़र्ट्स हैं, उसको आपके सामने रखा जाए ताकि हमें और आपको उनसे सीखने का मौका मिले, हमारे लिए मछले राह साबित हों। तो हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, पीपी 215 एमपीए के उम्मीदवार हैं, कागजात नामजदगी जमा करवा दी है मलिक अनवर साहब। तो आइए बात करते हैं इनसे, इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी कामयाबी के राज क्या हैं, इन्होंने किस तरीके से इस स्टेज पर पहुंचने के लिए मेहनत की, स्ट्रगल की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, क्या हाल है मलिक साहब? अल्लाह का शुक्र है जी, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई और आपके चैनल का भी शुक्रिया, वीनस का भी, कि मुझ तक पहुंची हैं आप। और अच्छा मलिक साहब, जिस तरह से आपकी तबीयत में शीरीपन है, आपकी तबीयत में रिजिबिलिटी है, आपकी तबीयत में ठहराव है, उसके मुताबिक आप सियासत में दो मुतदाद चीज़ें हैं, आपकी तबीयत और ये फील्ड। देखें, अगर सही सोचा जाए तो हमारा दीन जो है वो इसी से मुतल्लिक़ कहता है कि सियासत दीन से अलग नहीं है। तो दीन हमें सिखाता है कि आप हम्बल रहें और आप शीरी भी रहें। तो उसी में, क्योंकि सियासत जो है एक वो इबादत का नाम है, हमने उसको एक और नाम दे दिया गया जो कि बेसिकली ये नहीं है। मलिक साहब, अगर सियासत को डिफ़ाइन किया जाए, सियासत है क्या? सियासत करनी कैसे चाहिए? एक सियासतदान को कैसा होना चाहिए? सियासतदान को जो है ना, एक खिदमत गुजार होना चाहिए, क्योंकि सियासत का मतलब ये है कि दूसरों के काम आना और जो मुल्की निज़ाम है उसके मुताबिक उन लोगों को लिए सहूलियात पैदा करना। और जब आप किसी दुखी इंसानियत की को खिदमत करेंगे और किसी एक का भी मसला अगर हल हो जाता है तो उसमें अल्लाह ताला उसको राहत बख्शता है, और यही सियासत है कि दुखी लोगों के काम आना। अच्छा मलिक साहब, आपकी अगर हम नौमरी की बात करें, आपकी स्टडी लाइफ की बात करें, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। क्या सियासत की तरफ आने के लिए आपने बाकायदा मतलब पॉलिटिक्स रखी कि आपने सियासत में आना था, प्लानिंग के तहत आए या इंसिडेंटली इसमें एंट्री हुई? नहीं, ऐसा है कि मैं स्टूडेंट लाइफ से ही, बल्कि कहूँगा कि स्टूडेंट लाइफ स्कूल के लाइफ से ही, तो उस वक्त से ही हमने एमएसएफ ज्वाइन की थी। एमएसएफ के लोगों के साथ बैठना उठना हुआ था, तो वो फिर एमएसएफ से होते हुए तो फिर हम मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। और वो बाकायदा उसमें फिर एक दोस्तों का किरदार भी था, और चूँकि हमारे बाविदाद मुस्लिम लीग की थी और पाकिस्तान बनाने वालों में शामिल थे, तो उसी वजह से फिर ये सियासत में आगे बढ़ा। सर, एमएसएफ वाले तो काफ़ी लड़ाका तैयारे थे, लेकिन आपकी तबीयत में वो लड़ाकापन नहीं है, तेज़ तरारी नहीं है। तेज़ तरारी तो मेरे का शायद उस वक़्त में हमारे अंदर भी ऐसी ही मौजूद होगी। तेज़ तरारी भी थी और स्ट्रगल का एक सोच भी थी, और क्योंकि हमारे अंदर एक नज़रिया पैदा कर दिया गया था उस वक़्त में। उस वक़्त जब एमएसएफ थी उसकी तरबियत हुआ करती थी बाकायदा। एमएसएफ को कोई ऐसा वाकया जो आज भी आप याद करते हो, महजूज होते हो? जाहिर बात है, लड़कपन था, नौजवान थे, तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, यादें ऐसी होती हैं। उसमें कोई ऐसी यादगार तो कोई नहीं है। बहुत सारी चीज़ों में थी कि जब हम कहीं दूसरे कॉलेज में जाते थे या किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में जाते थे, तो वहाँ पर जब लोग मिला करते थे तो फिर हमें एक प्राउडनेस महसूस हुआ करते थे कि जब उनको हम दावत देते थे तो वो हमारे साथ शामिल हो जाते थे। तो पहला एक वाक़या ऐसे ही हुआ था कि मेरा तकरीबन 80 की बात है कि एमयू कॉलेज में हमारा एमएसएफ का इजलास हो रहा था, जिसमें ख्वाजा साद रफ़ीक साहब उसको चेयर कर रहे थे। तो उस वक़्त थोड़ा सा महसूस हुआ कि ये वाक़या क्या है, कि उसी वक़्त में हमें पता चला कि ये हम इजलास हो रहा है, तो किसी ने आके कहा कि एमएसएफ के 2 लड़कों ने किसी दूसरी जमात ने उठा लिया हुआ है। तो फिर हमें बिठा कर मेज़बानों को, तो हमारे दोस्त गए, तो वापस आए हैं तो उन्होंने पता चला कि उनके अपने 2 छुड़वा लाए हैं, तो दो उनके पकड़ लिए हैं। तो फिर पता चला कि जनाब यहाँ पर अब पुलिस आ रही है, तो पुलिस ने छापा डालना है। तो फिर हमें कहा गया कि वो मैं देख रहा था कि ये क्या है, इस वक्त क्या हो रहा है इस वक्त। तो वो हम आराम से निकले हैं, बाहर निकल के वैगन में बैठे हैं, तो उसी जाके ही इजलास किया। तो ऐसी चीज़ें आती रही हैं इसके अंदर एमएसएफ में भी, नौजवानों में। लेकिन हम कुदरती बात है कि अल्लाह ताला का शुक्र, माँ बाप की भी साथ तरबियत थी कि
उस साइड पे हम नहीं गए जहाँ पर कोई नेगेटिविटी होती है। हमने सिर्फ पॉजिटिव सियासत की उस वक्त भी, और उसके बाद फिर यूथ विंग है, फिर मुस्लिम लीग है, तो ये इसमें हमने काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी इनके मौजूद हैं। सर स्टडी के बारे में बताइएगा। कि मैं बस स्टडी साथ साथ चलती रही। मैंने डिप्लोमा भी किया, तो उसके बाद फिर सियासत में चलते रहे और कर रहे हैं सियासत अभी तक। अच्छा मलिक साहब ये बताइएगा, सियासत के लिए आपकी पहली जमात, एक तो करियर का आगाज़ आपका कब हुआ, कब आपने सियासत में एंट्री की, और पहली जमात आपकी कौन सी थी? मेरी पहली जमात मुस्लिम लीग है, और मैंने खान अब्दुल कयूम खान साहब से जब हमने स्टूडेंट थे, फिर उसके थोड़ा सा आगे बढ़े थे, तो उस वक्त शमूलियत इख्तियार की थी। फिर उसके बाद खान अब्दुल कयूम खान के बाद पीर पगाड़ा के साथ वो जम हो गई थी, तो हम पीर पगाड़ा साहब के साथ थे। पीर पगाड़ा साहब के जब फिर ये 85 में मुस्लिम लीग बनी और इसमें आए, तो फिर वो पीर पगाड़ा साहब ने अपनी जमात जम कर दी मुस्लिम लीग में। मोहम्मद खान जुनेजो साहब उस वक़्त वज़ीर आज़म बने थे और नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे, तो उस वक़्त से लेकर फिर आज तक उसी जमात में मौजूद हूँ। मलिक साहब इसकी वजह भी बताइएगा कि आपने जो मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की और नवाज शरीफ के साथ आपकी अटैचमेंट आज तक है, क्या वजह है इसकी, क्या समझते हैं, किस नज़र से देखते हैं इसको? गुजारिश ये है कि जब लोगों की एक पसंद होती है और फिर एक नज़रिया नज़र आता है ना, कि जिसमें ये नज़र आ रहा हो कि हमारी सोच और नज़रिया ये था कि इस पाकिस्तान को जो बनाया गया कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में, और सर सैयद से लेकर वहाँ तक जो स्ट्रगल उनकी चलती है इस पाकिस्तान के लिए, तो फिर वही सोच थी कि इस पाकिस्तान को आगे लेकर चलना कैसे है। क्योंकि पाकिस्तान बनते ही आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर वो शब खून मारे गए, और यहाँ पर आइन और उसको आमरियत मुसल्लत कर दी गई, और आमरियत के बाद आपने देखा कि उस वक़्त जो पाकिस्तान बनाने वाले थे फातिमा जिन्ना को भी हमने गद्दार ठहराया था। लेकिन वो सोच थी कि इस पाकिस्तान को नज़रिया पाकिस्तान के मुताबिक आगे कैसे ले जाया जा सकता है, तो उसके ऊपर फिर हमारा यही नज़रिया था कि ये मुस्लिम लीग ही ऐसी जमात है जिसने ये पाकिस्तान बनाया। क्योंकि जिसने पैदा किया हो ना कोई चीज़, तो उसकी रखवाली ज़्यादातर फिर वही उन्हीं के वारिस करते हैं। अच्छा मलिक साहब, सियासत से हट के क्या मसरूफियात हैं और आपके कौन से ऐसे शौक़ हैं जो अभी तक कंटिन्यू हैं, जिसको आप लेफ़्ट नहीं कर पाए, और मतलब जो आपका पैशन कहना चाहिए? मेरा कोई ऐसी, क्योंकि मुझे अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी कुछ छोटी बहुत खूबी दी है कि मैंने कोई भी ऐसी चीज़ सियासत के अलावा अपने ऊपर सवार नहीं की। लाइफ में मैं क्रिकेट भी बहुत खेला हूँ, फिल्में भी देखी हैं, और घूमने फिरने के लिए भी गए हूँ। लेकिन लोकल लेवल पर खेली है, और मेरी अपनी टीमें हुआ करती थी, मैं चलाया करता था। लेकिन सिर्फ इतनी बात थी कि अपने ऊपर सवार नहीं किया किसी को। जब जहाँ तक उसका पैमाना महदूद था वो ख़त्म हुआ, और फिर आगे सिर्फ एक चीज़ थी कि जो खिदमत का एक जज्बा लेकर चले थे कि इस पाकिस्तान को इस अंदाज में होना चाहिए। जो हमारे साथी, जो हमारे सीनियर थे, हमारे तरबियत किया करते थे, उनमें मौलवी इरफान अंसारी साहब महरूम भी अल्लाह को प्यारे हो गए, गुलाम रवाई साहब भी, तो वो हमारे अंदर जो है ना आज तक वो मौजूद है कि इस पाकिस्तान को कौन आगे लेकर सही तरीके से जा सकता है और पाकिस्तान की खिदमत कौन कर सकता है। वही सोच कर आज तक जो आपने सवाल किया कि नवाज शरीफ के साथ क्यों है, कि नवाज शरीफ को मैंने बड़े करीब से बैठ कर भी देखा और सुना है। जब उनको देखा और सुना है तो वो एक होती तकारीर में, एक होता है जब आप बैठे हो ना लोकली, तो फिर आप जब गुफ्तगू कर रहे हो तो फिर कई बहुत सारी बातें हैं जो दिल से निकल रही होती हैं। तो इस पाकिस्तान के लिए तड़प जो मैंने फिर नवाज शरीफ में देखी थी, तो इसलिए नवाज शरीफ के साथ है। और यही तरबियत हमें ख्वाजा साद रफ़ीक हमारे भाई हैं, जब मैं सब में हम इकट्ठे काम करते थे, तो हमने एक ही चीज़ बनाई थी कि यहाँ से उन लोगों को सियासत से बाहर करना है जिन्होंने सियासत में कब्ज़ा किया हुआ है। उनमें जागीरदार जहनीत के मालिक, सरमायादार जहनीत के मालिक, ना जागीरदार होना बुरा है ना। ये जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू था और ये जो आपका मकसद था, ये जो आपका एम था बहुत अरसा पहले का था, तो आप क्या समझते हैं उसमें किस हद तक
कामयाबी मिली, क्या ऐसा हो पाया, इस पे इम्प्लीमेंटेशन हो पाई, कितने कामयाब हैं? इसमें मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन कामयाब ज़रूर हैं। कि वो लोग कि जब सियासत सिर्फ ये समझी जाती थी कि ये वडेरों का ही काम है और इस मुल्क में उन्हीं के जो असूल चलते थे, आज वो सूरत थोड़ी सी बदली है। आज पाकिस्तान के आप अंदर देखेंगे, सिर्फ हमारी जमात में नहीं, दूसरी जमातों में भी मिडिल क्लास के लोग शामिल हुए हैं और वो असम्बलियों तक पहुँचे हैं। उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है, जिनमें हमें आप देखेंगे साद रफ़ीक मौजूद है, जो एक छोटे घराने से था। ग़ुलाम हैदर वाई साहब वज़ीर आला तक बने हैं, मिराज खालिद वज़ीर आज़म बने हैं। तो ये चीज़ें जब तक हम पॉजिटिवली लेकर नहीं चलेंगे, हमारे तबका नहीं चलेगा, हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। लेकिन ये बहुत महदूद हद तक है। इंशाल्लाह इसको अगर स्ट्रगल जारी रही तो ये कामयाबी ज़रूर, हम नहीं तो हमारी आने वाली, हम रास्ते बना रहे हैं, तो आने वाली नस्लों तक इंशाल्लाह ताला ज़रूर आएगी कि हम इस पाकिस्तान को कायदे आज़म का पाकिस्तान बना सकेंगे। अच्छा मलिक अनवर साहब, एक बात और बताइएगा, आपने जैसे बताया खेल से बहुत क्रिकेट से आपको शगफ था, क्रिकेट के मामले में किस खिलाड़ी को आप फॉलो करते हैं, आपका आइडियल है, और सियासत के हवाले से किसको आइडलाइज करते हैं, किसको फॉलो करते हैं? मैं जो है ना क्रिकेट में ज़हीर अब्बास, जावेद मियांदाद, माजिद ख़ान, ये बहुत बड़े खिलाड़ी थे, इनको मैं फॉलो किया करता था। कुछ भूल तो नहीं रहे? नहीं, मैं भूल नहीं रहा, मैं ये सच्ची बात कर रहा हूँ आज भी, कि मैं कह रहा हूँ क्रिकेट का जवाल उस वक्त शुरू हुआ जब जिसकी बात आप करना चाह रही हैं, जवाल ही उस वक्त शुरू हुआ है। क्योंकि जैसे आज पाकिस्तान, उस दौर में तो हमने वर्ल्ड कप जीता। वर्ल्ड कप जीतने वालों में वही लोग शामिल थे, जिसमें हमारे इंज़मामुल हक साहब भी मुल्तान के शामिल हैं, बहुत सारे लोग शामिल हैं। अगर आप उसको थोड़ा सा स्टडी करेंगी ना, तो ये ज़रूर है कि कप्तान कोई और था, मेहनत कुछ और लोगों की थी। आप क्या समझते हैं, कप्तान की कोई जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, मतलब क्रेडिट उसको नहीं जाता? नहीं, क्रेडिट तो दिया गया उसको, क्रेडिट है उसको, नहीं उसकी कप्तानी का क्रेडिट दिया है और वही क्रेडिट आज तक भुगत रहे हैं। क्रिकेट में भी भुगता, क्योंकि उससे पहले क्रिकेट में सियासत नहीं थी, वही इंतशार क्रिकेट में। उसके बाद आप उठा के देखें कभी भी, तो उसके बाद वो क्रिकेट में इंतशार शुरू हुआ और उसके बाद पाकिस्तान की सियासत में जब मौसूफ़ आए हैं, तो उसके बाद पाकिस्तान की सियासत का भी हाल देख लें आप। क्या है कि आज हर वो शख्स इनका करीबी दोस्त होगा जो किसी ना किसी तरीके से वो दो नंबरी में मुलव्वस होगा। सर, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, सियासत के हवाले से पहले थोड़ा सा आपके बारे में बात कर लेते हैं। मुझे ये बताइएगा, आपके जाहिर बात है मैरिड हैं, बच्चे वगैरह हैं, कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह जी 4 बच्चे हैं मेरे। बेटे बेटी? 3 बेटे, 1 बेटी है। अच्छा, बेटों के लिए मतलब क्या फ्यूचर देखते हैं, क्या वो भी सियासत में आप उनको लाएंगे? नहीं, हम क्योंकि मिडिल क्लास से तल्लुक़ रखते हैं, तो हमने हमारा ओढ़ना बिछोना सियासत नहीं है। हम लेकिन आपने अपने आप को सियासत के साथ अटैच रखा और सियासत के लिए वक्फ कर दिया, तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपके आने वाले, आपकी जो नस्ल है वो भी सियासत को लेकर आवाम की खिदमत करें, जो राहें आप हमवार कर रहे हैं उस पर चलने की उनको भी तौफीक हो? उसमें मेरे बेटे मेरा साथ देते हैं मुकम्मल तौर पर। तो मेरा सेकंड बेटा जो है मलिक रिजवान अली फरमान, सबसे बड़ा बेटा है, वो कारोबार करता है अपना, शादीशुदा है, अपना बीवी बच्चों के साथ चल रहा है। सेकंड है जो उन्होंने MPhil भी किया है उन्होंने, तो वो मेरे साथ अटैच हैं, होते हैं मेरे कारोबार में भी मेरा हाथ बटाते हैं और वो सियासत में भी मेरे साथ हैं। और वो यूथ चेयरमैन भी कॉरपोरेशन में भी पिछले दिनों जब बल्दियाती इलेक्शन हुए थे उसमें मुंतखब हुए थे वो। अच्छा सर, सियासत की फील्ड ऐसी फील्ड है कि इंसान इसमें अपने आप को भी टाइम नहीं दे पाता, अपने शेड्यूल्स का पता नहीं होता। इस तरह से आप फैमिली को कैसे मैनेज करते हैं? माशाल्लाह से बच्चे भी आपके एक अच्छे मकाम पर पहुंच चुके हैं, तो उसका क्रेडिट आप किसको देते हैं? वो मेरे माँ बाप, मेरे बड़े भाई थे और उसके बाद मेरी बीवी। क्योंकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप और मेरे बड़े भाई सरवर अली साहब, उन्होंने मेरा बहुत भरपूर साथ दिया। हमारी पहले जॉइंट फैमिली थी और जॉइंट फैमिली में रहते हुए मुझे उन्होंने कभी भी ये परेशान नहीं होने दिया। लेकिन इसके साथ साथ ये मैं बता दूं कि मैं फुल टाइम सियासत कहता हूं, लेकिन मैं अपना टाइम अपने कारोबार को लाजमी टाइम देता था और उस कारोबार में से ही
टाइम निकाल कर मैं सियासत को टाइम देता हूँ। अच्छा मलिक साहब, एज अ बाप अपने आप को किस तरीके से देखते हैं आप? सख्त हैं, कंप्रोमाइज़ हैं, बच्चों को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, ये प्रेशर रखा हुआ है? कंप्रोमाइज़। कंप्रोमाइज़ करते हैं। घर में से एक माँ या बाप में से एक फरीक ऐसा होता है जिसका प्रेशर होता है बच्चों में, आप में कौन है? वो पहले तो मेरे वालिद साहब थे, अब मेरी बेगम है। आपकी बेगम अब वो प्राइज सर अंजाम दे रही ठीक है, वो बिल्कुल है। है। अच्छा, आप दोनों में मतलब गुस्से वाला कौन है मियाँ बीवी के हवाले से देखा जाए तो? हम किसका पलड़ा भारी है, सितारा किसका हैवी है? नहीं, सितारा हैवी है कि जब मैं कभी थोड़ा सा सख्त होता हूँ तो वो खामोश हो जाती हैं, जब उनका पारा चढ़ा हो तो फिर हम एक साइड फिर आप पतली गली से निकलते हैं। निकल जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक शादी हमारे बच्चे पोते हैं 2 माशाल्लाह, एक छोटा बेटा शबान अली है। हमारा आज तक ऐसा इख्तलाफ मियाँ बीवी में नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। कोई 35-36 साल की शादी को हो गए हैं कि कभी हमारी ऐसी नाराज़गी हुई हो जिससे कि किसी को मनाने की ज़रूरत हो। वैसे इख्तलाफात की, ज़्यादातर इख्तलाफात की क्या वजूहत होती हैं? मतलब कहीं ना कहीं इख्तलाफ हो ही जाता होगा, टाइम ना देना, क्योंकि सियासत के हवाले से आप बिज़ी रहते होंगे। टाइम पे कभी इख्तलाफ नहीं हुआ, बस घर में ये ऐसे क्यों बच्चों के ऊपर इख्तलाफ हो गया कि ये कर लें, ये देर हो गई है या ये जल्दी हो गया, भाई इस पे इख्तलाफ होता है और इस पर कोई नहीं, क्योंकि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बेगम ने मेरे पूरे घर को अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप की बड़ी खिदमत की और उन्होंने घर को संभाला हुआ है आज तक। जी, मलिक अनवर साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। जहाँ से सिलसिला मुनक़ता हुआ था वापस शुरू करते हैं, उनसे बात करते हैं। जी मलिक साहब, ये बताइएगा, आजकल एक जो मेन इशू चला आ रहा है, इलेक्शन 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 कराओ, मुल्क बचाओ, कई तहरीकें चल रही हैं, तो ये बताइएगा कि इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे? क्या मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से भाग रही है? ये किसने कह दिया आपको कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से भागती है? हमेशा इलेक्शन जब भी हुए हैं, जब भी कराए हैं, मुस्लिम लीग नून ने कभी उससे भागी नहीं है, बल्कि वो इलेक्शन में उन्होंने हमेशा हिस्सा लिया है और भरपूर कामयाबी हासिल की है। आज जिस हवाले से आप कह रही हैं कि इलेक्शन बेसिकली आज मुल्क का वो जो माहौल बन गया है, उस माहौल के मुताबिक अभी इलेक्शन बनते नहीं हैं, क्योंकि आज हमारे मुल्क के अंदर तमाम की तमाम चीज़ों पर अगर नज़र डालेंगे, हम माशी सूरत हाल हो, हमारी इंतज़ामी सूरत हाल हो, हमारी सिक्योरिटी के मामलात हों, आज मुल्क के अंदर उस जगह पे खड़े हैं हमें कि हर तरफ, और फिर हम बैरूनी सतह पर हमारे बॉर्डर्स हों, तो इनको मद्देनज़र अगर रखेंगे तो इलेक्शन का टाइम अक्टूबर में आने वाला है, और जब इलेक्शन का टाइम आने वाला है तो इलेक्शन हो जाएंगे उस टाइम पे। सर आप ये भी देखें ना, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सादिर कर दिया है, अब जो इलेक्शन कमीशन है उस फैसले में रुकावट डाल रहा है, और इलेक्शन कमीशन क्या इलेक्शन को आगे लेके जाने का मजाज है, क्या उसके अख्तियारात हैं, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज करना, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए जी, हमेशा कानून और आइन की हुक्मरानी जब तक नहीं होगी तो वो मुल्क नहीं चला करते। आज भी मैं ये कह दूं कि आइन और कानून के मुताबिक अक्टूबर में इलेक्शन होने हैं, जनरल इलेक्शन का टाइम अक्टूबर है। लेकिन सर आप ये तो देखें ना कि जो असम्बलियाँ तोड़ दी गई हैं उनके लिए इलेक्शन का टाइम तो दिया जा सकता है, जो असम्बलियाँ अभी टूटी ही नहीं हैं उनके लिए इलेक्शन का टाइम कैसे दिया जा सकता है? ये पाकिस्तान, और पाकिस्तान में ये आपको पता है कि आपके होश में कभी ये हुआ है कि एक सूबे के या 2 सूबे के इलेक्शन अलग हुए हों और बाकी सूबों के और कौमी असम्बली के इलेक्शन अलग हुए हों? यहाँ इलेक्शन हमेशा
या तो ज़िमनी इलेक्शन होते हैं, तो या फिर जो है वो इकट्ठे इलेक्शन होते हैं। क्योंकि पाकिस्तान का ऐसा माहौल नहीं हुआ कि दुनिया में अगर आप देखेंगे कि दुनिया में कहीं पर जो है ना निगरान हुकूमतें नहीं बना करती। सर फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की क्या अहमियत रह जाती है? सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसी के अंदर रहते हुए वो इलेक्शन कमीशन जो काम कर रहा है वो आईन और कानून के अंदर रहते हुए उसने इलेक्शन के हवाले से कि 90 दिन के अंदर होने चाहिए। 90 दिन का मतलब 90 दिन है, ठीक है। ये वकला का कहना है, वकला ने भी एक तहरीक शुरू कर दी कि इलेक्शन अपने टाइम पे होने चाहिए। उसके लिए क्या कहें? आपने कल सुप्रीम कोर्ट के कल 2 जजों ने फैसला दिया है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या फ़ैसला है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये है कि वो जो दरख्वास्तें आई थी वो रद्द कर दी गई हैं। 4 और 3 का फैसला बन रहा है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जब उसने अपना इम्प्लीमेंट किया, अगर जो आप इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, जवाब तो उन्होंने देना है, लेकिन उन्होंने उस पर इम्प्लीमेंट किया और इलेक्शन को उन्होंने प्रोसेस शुरू कर दिया। हमने कागजात भी जमा करवा दिए, हम इलाकों में भी जा रहे हैं। लेकिन माहौल ऐसा है कि इस वक्त वो इलेक्शन आज करवाने के बाद फिर इसी जगह पे खड़े होना है। हमने इस मुल्क को हमने आगे लेके जाना है या पीछे लेके जाना है? इन इलेक्शनों का मकसद तो जो है ना वो आपको और मुल्क को फिर पीछे की तरफ ले जाएंगे। क्योंकि अगर आज फिर कोई दूसरी पार्टी हार जाती है, वो इन इलेक्शनों को फेर मानेगी नहीं। तो जब वो फेर नहीं मानेगी तो इन इलेक्शनों का क्या फ़ायदा होगा कि इन निगरान हुकूमतों में ऊपर। सर क्या सराई की बिना पर हम इलेक्शन की मियाद आगे कर दें, तारीख आगे कर दें, क्या ये मुनासिब है? क्या सराई नहीं है, ये प्रैक्टिकल हो चुका है। आप क्या सराई कह रहे हैं? आपको 2014 से का धरने याद नहीं है? जबकि उस वक़्त के जीतने वाली पार्टी के ख़िलाफ़ 2013 के इलेक्शनों के बाद ही ये वावेला शुरू कर दिया गया था और आखिरकार 17 में नवाज शरीफ को इलेक्शन अपने हुकूमत से बाहर किया गया। आज फिर हम ये कह रहे हैं कि हम और फिर उसके बाद से लेके मुल्क कहाँ तरक्की कर रहा था कि दुनिया की वो अच्छी माशी सूरत हाल में वो तरक्की याफ्ता के मुल्कों में शामिल होने जा रहा था मुल्क। आज हम नेगेटिव की सतह पर। वफाक में तो आपकी हुकूमत है, पॉलिसीज़ तो अब भी आप ही बना सकते हैं। महंगाई अब तक क्यों नहीं कंट्रोल हो पाई? डॉलर क्यों नहीं स्टेबल हो पाया है? क्यों हमारी जो पेट्रोलियम मसनूआत है और दीगर अशिया खुर्दोनूश है वो महंगाई की शरह में हो शरबा इजाफा होता जा रहा है? अवाम की पहुँच से बहुत दूर हो गई हैं चीज़ें, तो क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही हुकूमत? इसलिए कि जब आपका मुल्क में अनरेस्ट पैदा होगी, हर तरफ अफरा तफरी रहेगी, तो और फिर आपका मुल्क माशी तौर पे इस सतह पे मिला होगा कि आप वेंटिलेटर से भी आगे जा चुके होंगे, तो फिर सबसे पहला इलाज क्या करना पड़ेगा आपको सबसे पहले ये होगा कि जान बचानी है अपनी। पहले इस मुल्क को पहले बचाना है। ये मुल्क दिवालिया होने जा रहा था अगर ये हुकूमतें ना बदलती उस वक्त के ये जो मुहिब वतन सियासी पार्टियां हैं उन्होंने ये बैठकर उस वक्त ये ना सोचती कि ये मुल्क अब हमारे हाथ से निकल जाएगा, ये खुदा न खास्ता श्रीलंका बन जाएगा। आज ज़रूरत इस अमर का है कि जहाँ पर हमारा ये इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ है इस मुल्क के साथ कि आज हमारी हड्डियाँ पसलियाँ भी टूटी हुई हैं और हमारा हार्ट फेल भी होने जा रहा था। तो आप सबसे पहले हमें जान बचानी है। जब जान बच जाएगी तो फिर हम ये जो टूटी हुई हड्डियां वगैरह हैं इनको भी जोड़ा जाएगा। सर क्या आप ये नहीं समझते कि नून लीग को जो लीड कर रहा है, जो कमांड कर रहा है, जिसकी सरपरस्ती में सब कुछ हो रहा है, वो खुद मुल्क से बाहर बैठा है? ठीक है, अब ये भी सुनने में मतलब लोग कहते हैं कि वो एक 50 रुपए के स्टाम्प पे बाहर गया, उसकी गारंटी जिसने दी वो ओहदे पे फाइज हो गया, वो अभी तक वापस नहीं आ रहे, वहीं से बैठे बैठे फैसले हो रहे हैं। तो कम से कम आप जो इमरान खान की बात कर रहे हैं वो मुल्क में मौजूद है, वो फेस कर रहा है, तो क्या नवाज शरीफ को वापस नहीं आना चाहिए? गुजारिश ये है कि नवाज शरीफ को ना तो वो 50 रुपए के किसी स्टाम्प पे गया था, नवाज शरीफ को भेजा गया था, नवाज शरीफ को जान को ख़तरा बन गया था और नवाज शरीफ कितने अरसे के लिए उनको एनआरओ मिला? जब तक एनआरओ लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, एनआरओ तो ये मांगता फिर रहा है। अभी एनआरओ ना नवाज शरीफ ने कभी लिया है तो ना लेगा। यानी कितने अरसे की उन्हें इजाज़त दी गई थी? उनको इजाज़त दी गई थी कि जब आप कभी उसको फैसला पड़े ना कि जब उनके डॉक्टर इजाज़त देंगे इलाज के बाद वो मुल्क में वापस आ जाएंगे। यही वजह है कि कोर्ट्स वरना अब तक का जो गारंटी देने वाले थे ना उनको कब का उन्होंने बुला लिया होता, क्योंकि उनके अपना फ़ैसला था। और इस हुकूमत ने, वो उस वक्त की हुकूमत जो थी, इमरान खान साहब ने, मैं नाम लिए देता हूँ, इमरान साहब ने खुद बैठ कर
ये फैसला किया था कि इसको मुल्क से बाहर जाने दो। तो उन्होंने खुद भेजने के बाद, क्योंकि वो यू टर्न के माहिर हैं, और वो जो बात कहते हैं सुबह जो कहते हैं उसी को दोबारा शाम को कह देते हैं, फिर दूसरे लफ्ज़ों में कहने के वो माहिर हैं। तो इसलिए उन्होंने खुद भेजा था, और ना वो यहाँ से मुल्क से बाहर भागे थे, ना वो भागेंगे इंशाल्लाह ताला। वो लीडर है वो कि वो बेटी का हाथ थाम कर सज़ा सुनने के लिए और जेल जाने के लिए पाकिस्तान आया था। पाकिस्तान में ऐसा कोई नहीं है, यही नहीं हुआ है कि वो ज़मानतों के पीछे सुबह भी 10 भी और सहूलतकार उनको ज़मानतें भी एक टाइम में जो ना धड़ उनको 10 ज़मानतें एक ही टाइम में मिल जाती हूँ, अदालत में पेश हों या ना हों, लेकिन उनको ज़मानतें मिल रही हैं और उनके पास केस है। वो बेगुनाह, नवाज शरीफ बेगुनाह अब तो साबित होता जा रहा है। अब तो जज खुद बोल रहे हैं, वो फैसले करने वाले खुद बोल रहे हैं, जगह जगह से आवाज़ें आ रही हैं। नवाज शरीफ ने एक ही बात की थी कि मैं अपना फ़ैसला अल्लाह पे छोड़ता हूँ, क्योंकि उसने उसके दिल के अंदर जो चोटें हैं ना, वो आप और हम नहीं देख सकते। कि आज जो आदमी दिन रात एक करके एक मुल्क को खड़ा करता है और मुल्क की खिदमत करता है, और उसके ऊपर आप गलत इल्ज़ाम लगाकर जब सजाएं देते हैं और उनको बंद करते हैं, तो फिर वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर फिर मुल्कों के ऊपर वो मुश्किलात ज़रूर आती हैं। खुदा न खासा तबाही का लफ्ज़ नहीं, क्योंकि ये पाकिस्तान है कर तबाह दिया है इन्होंने अपनी अना की खातर, अपनी झूठी अना की खातर इस पाकिस्तान को इस दलदल में फंसा दिया कि जिसकी आप अभी बात कर रही हैं। क्या ये महंगाई कंट्रोल नहीं हो पा रही? कोई अदारा बाकी बचने दिया ही नहीं था। रिश्वत जो पहले कभी एक रुपया रिश्वत थी तो अब 100 रुपये में होती थी, 100 रुपये रिश्वत बढ़ गई थी। उनके अपने उन लोगों ने कहा कि ये रिश्वत इतनी आम हो गई है, मतलब अपोजिशन नहीं, उस वक्त की अपोजिशन नहीं कह रही थी, उनके अपने लोग रोते थे जो उस पार्टी के अंदर हुब्बल वतनी रखते थे या कोई थोड़ी सोच रखने वाले लोग थे, वो खुद रोते रहे हैं कि भाई ये पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा है। कोई इदारा नहीं रहा था कोई। आप देखें कि आपकी सहाफ़त के साथ क्या हुआ। आज मेरे ख्याल उस वक़्त जब वो आए हैं, उनके आने के बाद आपके तो मेरे ख्याल का वर्कर वो हज़ारों की तादाद में बेरोज़गार हुए हैं। जो चलते हुए लोगों को घर भेज दिया गया, जो रोज़ी कमा रहे थे उनको जो ना घर भेज दिया गया। तो ये ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ मीडिया से मुतल्लिक़ बात नहीं कर रहा। तो जर्नलिस्ट के जितने बेरोज़गार हुए हैं, ये तो उनको पता है जो आज इस वक्त घर में बैठे हुए वफाके गुजार रहे हैं, वो अपनी रोज़ी कमा रहे थे हलाल के। जर्नलिस्ट की गिरफ्तारियों के बारे में क्या कहेंगे? आपने देखा नहीं था कि किस का जर्नलिस्ट को इन्होंने गिरफ़्तार नहीं किया था? किसको नहीं मारा था उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत में? क्या कुछ नहीं हुआ था उनको? जब जो कोई बोलता था उसको नौकरी से फारिग करवा दिया जाता था। सर अब के हालात अब आपके सामने, अब तो सारे काम कर रहे हैं। कौन से जर्नलिस्ट हैं जिनको बेरोज़गार करवाया है अपने शहबाज शरीफ साहब ने? या जर्नलिस्ट जो गिरफ्तार हो रहे हैं, तशद्दुद के वाक़यात हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो आपने देखा है कि ये पहले से बहुत कम है। अगर कोई हुए भी है कदुका, वो उनकी अपने कारकर्दगी है। वो सहाफ़त को क्या समझते हैं? मीडिया आज़ाद है? मीडिया आज़ाद मैं ये कहूँगा कि हुकूमतों से तो आज़ाद है, लेकिन वो अपने जो सोचों से आज़ाद नहीं हुआ। वो जहाँ पर जिनके अंडर काम करता है वो उनसे आज़ाद अभी तक मीडिया आज़ाद नहीं हो पा रहा है अभी। अच्छा मलिक अनवर अली साहब, एक बात और बताइएगा। नवाज़ शरीफ साहब खुद ज़ाहिर बात है लंदन में बैठे हैं, बीमार हैं, और वो पाकिस्तान अभी आना उनका पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो मरियम नवाज़ लीडरशिप जो है, हम मरियम नवाज़ को देख रहे हैं, तो मरियम नवाज़ की लीडरशिप पर भी आवाज़ उठ रही है, इख्तलाफात हो रहे हैं। इस हवाले से थोड़ी सी बात कीजिएगा। मरियम नवाज़ के लीडरशिप पे किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई है और ना ये ऐसी कोई बात हुई है, क्योंकि जो हमारी पार्टी में जो मेहनत करता है, जिसकी सोच बुलंद है, जो काम कर सकता है इसमें, उसको पज़ीराई मिलती है। आज आवाम में पज़ीराई मिल रही है उसको, मरियम नवाज़ को भी। शहबाज शरीफ की क़यादत में नवाज शरीफ क्योंकि क़यादत नवाज शरीफ की है, क़यादत आज भी कायद नवाज शरीफ हैं, उन्हीं की क़यादत में ये तमाम के तमाम हमारे जो सीनियर लोग हैं वो काम कर रहे हैं। तो क़यादत पे तो जब उंगली उठे ना कि वो क्या उन्होंने क़यादत संभाल ली हो, क़यादत तो नवाज शरीफ की है, तो उसमें सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं। हाँ, इख्तलाफ राय हो सकता है, वो इख्तलाफ राय घर में भी होता है, बाहर भी होता है,
और वो इख्तलाफ राय पार्टियों का हुस्न होता है कि अगर इख्तलाफ राय ख़त्म हुई तो मुर्दा पार्टियाँ बन जाती है, तो कब्रिस्तान बन जाते हैं। तो हमारी पार्टी के अंदर ये खुलकर जमहूरियत है और इख्तलाफ राय बाकी है। क़यादत सिर्फ नवाज़ शरीफ की है। इस मुल्क को आगे लेके जाना है तो इस पाकिस्तान के अंदर नवाज़ शरीफ को लाना होगा और उसको क़यादत देनी होगी। और जो उनके साथ ज़्यादतियाँ की हैं वो उनके साथ ज़्यादतियाँ नहीं हैं, इस मुल्क के साथ ज़्यादतियाँ करने वाले हैं, उनको कटारे में लाना होगा। अच्छा मलिक अनवर साहब, जिस तरह से आप सियासत में हैं और आपने एमपी के हवाले से कागजात नामजदगी भी जमा करवा दी है, आप क्या समझते हैं, आपने जो कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, लोग सपोर्ट आपके साथ है, तो आपने किसी मान पे ही कागजात नामजदगी जमा करवाए होंगे। आपके ऐसे कौन सी एक्टिविटी रह गई है, कौन सी कारकर्दगी रह गई है जिसकी बेस पे आपने ये कागजात जमा करवाए? आप समझते हैं कि आपको एज ए एमपी आगे आना चाहिए, हल्के के लिए क्या खिदमत? गुजारिश ये है कि मैंने 2013 में मुझे टिकट मिला था, तो वो 194 एमपीए का हल्का था। 2018 में ये हल्का डिवाइड हो गया, तो आज मैंने 2015 जो मेरे घर का हल्का बनता है उसमें कागजात जमा करवाए हैं। तो मैं साबका टिकट होल्डर होने के नाते से इस इलाके में सियासी तौर पर भी, समाजी तौर पर भी जो थोड़ी बहुत खिदमत सर अंजाम दी हैं पार्टी के हवाले से, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इन पिछले पार्टी के साथ तो काम करता ही आ रहा हूँ, लेकिन पिछले जो 8-10 साल हैं उसमें इस हल्के में बहुत सारे रोड्स, स्कूल्स को अपग्रेड और सीवरेज और सफाई के कामों में बहुत नहीं तो थोड़ा हिस्सा डाला है। आज लोग उस चीज़ों को याद करते हैं, तो उन्हीं के हवाले से मैं आगे के मैं कहता हूँ कि जो हमारे इस हल्के की नुमाइंदगी है, बेसिकली हमारा ये खिदमत तो यहाँ मकामी सतह पर है, बेसिकली होती है कि हम अपने इलाके की जो नुमाइंदगी है वो सही तरीके से अपनी आवाज़ हम सूबाई सतह तक पहुँचा सकें। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। विन करने के बाद अवलिन तरजीह इलाके के लिए क्या होगी, क्या समझते हैं, क्या मेन मसाइल क्या हैं? इसमें 2-3-4 मसाइल तो आप कहेंगे तो मसाइल तो बहुत होते हैं, और पिछले दिनों में जो तरक्याती काम हुए थे पहले वो सारे के सारे डूब चुके हैं। और लेकिन इसमें सबसे पहला मसला तो है सीवरेज का मुल्तान के अंदर। अच्छा मलिक अनवर साहब, थोड़ी सी सियासत पे बात करते हुए हम थोड़ी सी ज़मान पार्क के हालात पे गुफ्तगू करते हुए थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि ज़मान पार्क में इमरान खान ने जब कह दिया था कि मैं गिरफ्तारी दूंगा, उसके बावजूद ज़मान पार्क ऑपरेशन हुआ, इसको किस नज़र से देखते हैं? क्यों? राना सलाउल्लाह की भी तो वारंट गिरफ्तारी मतलब मुअत्तल हुए हुए हैं और वो भी अब तक आज़ाद फिर रहे हैं, लेकिन इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई क्यों, ऑपरेशन क्यों? और आप क्या देखते हैं, सियासी कारकुनान को इस तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया गया, तो वो क्या कहते हैं आप? पहले तो आप ये देखेंगे कि ज़मान पार्क में वहाँ पर कौन लोग मौजूद हैं। सियासी कारकुन को कभी भी जो है ना तशद्दुद का निशाना नहीं बनाना चाहिए और ना बनना चाहिए, लेकिन जहाँ पर ये ख़बरें आ रही हों कि वहाँ पर मुबैना तौर पर वहाँ पर दहशतगर्द मौजूद हैं, तो फिर क्या ऑपरेशन बनता है या नहीं बनता? आपके और मेरे घर के पास से कोई दहशतगर्द गुजर जाए या कोई क्रिमिनल आदमी आ जाए तो हमें तो उठा लिया जाता है, लेकिन मैं कहूँगा कि फिर भी अभी लाडलेपन का मुजाहरा करते हुए वहाँ पर उस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ कि जहाँ पर आज भी कहा जाता है कि वहाँ पर दहशतगर्द मौजूद हैं, जिसकी वजह से आज वहाँ बैंकर क्यों बने हुए थे? वहाँ बैंकर की ज़रूरत क्या थी? किन लोगों ने उन पे हमला करना था? जब पुलिस उनको प्रोटेक्ट कर रही है, अदलिया उनको प्रोटेक्ट कर रही है और हर तरफ से उनको प्रोटेक्शन मिल रही है, तो फिर उनको ख़तरा किससे है? तो फिर वो कौन लोग हैं कि जिनके साथ उन्होंने जंग करनी है? तो इसका मतलब यही है कि उन्होंने अदालत के अहकामात पे अमल नहीं करना, अदालती जो हुक्म लेकर जाते हैं उनको मारना है, भगाना है, तो फिर आप वो कौन लोग होंगे कि जो बिल्कुल सीधे हो गए? वर्कर तो ऐसा नहीं होता, वो कारकुन तो जो होते हैं वो सड़कों पर निकल आए, टायरों को आग लगा दी और लाठी चार्ज हो गया, आंसू गैस आ गए और उसके बाद वो बिखर गए। लेकिन वहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा था। उसकी वजह सिर्फ ये देखें कि आज पाकिस्तान के अंदर दोबारा दहशतगर्दी सर क्यों उठा रही है, उसकी वजह क्या है?
जिसको नवाज शरीफ ने 2017 तक और 18 तक उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया था, दहशतगर्दी का नामो निशान मिट गया था। लेकिन मलिक अनवर साहब ये भी तो बताइए ना कि दहशतगर्दी, अगर आप कहते हैं वहाँ पर दहशतगर्द मौजूद थे, तो क्या उनकी शनाख्त थी? क्या उन्हें पता था कि ये दहशतगर्द है? क्या आप समझते हैं वहाँ पे मासूम लोगों पे तशद्दुद नहीं किया गया, मार कुटाई नहीं की गई, ये गिरफ्तारियाँ नहीं की? क्या इस बारे में श्योर हैं आप? जी मैं ये कहूँ, क्या आपके पास तस्वीर वो नहीं आई, वो मंजर आम पर चलती रही हैं कि जो सूफ़ी मोहम्मद के साथ गालबन या किसी और तंजीम के साथ मुंसलिक लोग रहे हैं, वो उनको लीड कर रहे हैं वहाँ बैठे हुए। वो कौन लोग हैं? इनका उनसे क्या ताल्लुक़ है? ये सियासी पार्टी है। सियासी पार्टी के मैंने बताया ना कि कारकुनों को मारें पड़ती हैं, हमने खाई हैं, आंसू गैस खाए हैं। लेकिन जब आगे से वो अंदाज अपनाया जाएगा कि अपनी फोर्सेस के ऊपर हमले किए जाएंगे, तो वो कौन लोग हैं? वो वर्कर नहीं होते, वो कारकुन। लेकिन मलिक अनवर साहब, आप क्या आप समझते हैं कि आपकी जमात नून लीग जमहूरियत का दावा करती थी, एक जमहूरी जमात थी, लेकिन आज वो अवाम के फैसले को मानने से इनकारी है, तो क्या यही जमहूरियत है? किसने कहा कि अवाम के फैसले को मानने से इनकार किया गया? ये इलेक्शन के हवाले 2018 का इलेक्शन आपके सामने ही है, वो अवाम का फैसला था। अगर वो अवाम का फैसला नहीं भी था, फिर भी उन्होंने माना और वो उन्होंने जाकर असम्बलियों में बैठे ताकि इस मुल्क को आगे चलाया जाए। चलें, जो भी किया गया, जिस तरीके से भी वो उनको लाडले को लाया गया और उसको बिठाया गया, उसका खमियाजा आज तक पाकिस्तान की आवाम भुगत रही है। लेकिन मलिक अनवर साहब, आप ये भी देखें ना, अवाम इतना जोक दर जोक सड़कों पर निकल आती है, इलेक्शन के लिए एहतजाज कर रही है, इलेक्शन तहरीक चला रहे हैं, वकला मैदान में आ गए, इलेक्शन क्यों नहीं होने जा रहे? किसने कहा कि जोक दर जोक आवाम निकल आई है? क्या आप ये समझती हैं कि पूरे लाहौर से अगर 2000-2500 वो लोग जो कि शायद वो पेड लोग हैं, जो कि बाहर से मंगवाए गए हैं, कौन से लाहौरिये थे जो वहाँ पर निकले हैं? कितने लोग थे जो लाहौरी इस काम के लिए निकले हैं? आपने देखा होगा, कहीं वहाँ आपको लाहौर नज़र नहीं आ रहा होगा। आपको वही लोग नज़र आएंगे जो हर जलसे में हर जगह पर मौजूद होते हैं। वही ख़वातीन आपको नज़र आएंगी जो हर जगह पर मौजूद होती हैं, और उनके जो एक्शन वहाँ पर होते हैं वो हमारा इस्लामी माशरा उसको कबूल नहीं करता है। लेकिन उसके बावजूद उसको ढील दी हुई है। वो हर किस्म के जो भी बात करना चाहे, जो कहना चाहे, सियासी वर्करों पे मुकदमात बनते रहते हैं। सर, ढील किसने दी हुई है? अगर ढील दी होती तो क्या रजीम चेंज होता? जी, ये ढील रजीम चेंज इसलिए हुआ था कि जो ढील देने वाले कुछ थे ना, तो वो पीछे हट गए हैं। जिनको न्यूट्रल कहा जा रहा है वो न्यूट्रल हो गए हैं। न्यूट्रल होने के बावजूद लेकिन कुछ हैंडलर वो बाकी मौजूद हैं, वो मुख्तलिफ़ जगहों पर अभी भी वो काम कर रहे हैं, जो इस वक्त तक वो इस पाकिस्तान को सही सिमत की तरफ जाने से रोक रहे हैं। जो वरना आज तक ये आपके मुल्क के अंदर जो इस वक्त इंतशार फैला हुआ है, इस वक्त माशी सूरत हाल है, ये शायद संभल चुकी होती। आज हमारे मुल्क को कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। आप गारंटियाँ पहले गारंटियाँ देने के बावजूद वो फिर खड़े हैं कि इस पाकिस्तान पर एतबार नहीं है। वो क्या क्यों हुआ, कब हुआ, किसकी वजह से हुआ? अगर ये मुआहदे जो किए थे IMF से, अगर उनको ना तोड़ता, ये दुनिया में ये बावर ना कराता कि पाकिस्तानी कौम ऐसी कौम है कि वो मुआहदों को पब्लिक क्यों नहीं किया जा रहा? मुआहदों को पब्लिक हो चुके हैं। कौन सा मुआहदा जो इस वक्त तक छुपा के रखा गया? आपके सामने है, सबके सामने, कि वो मुआहदे जैसे ये वैसे ही मुआहदे हैं ना, जैसे कहा था कि हमने रूस के साथ जो है ना डील कर ली थी तेल के लिए, तो वहाँ तक तो एक कागज़ भी नहीं भेजा हुआ था। ये झूठ पर कितनी देर इस मुल्क को चलाएंगे हम? हकीकत में जब करनी पड़ेगी तो हकीकत में फिर मुश्किलात आती हैं। यह हकीकत। अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा, अगर जिस तरह से इलेक्शन होते हैं या नहीं होते, या आप लोग मतलब मुद्दत पूरी करते हैं, तो क्या पॉलिसी मेकर्स के पास या आपके पास ऐसी पॉलिसीज़ हैं कि मईशत को संभाल लिया जाए, डॉलर को ट्रैक पर ले आया जाए, पेट्रोल की कीमतों को, बाकी दीगर अशिया खुर्दोनोश की कीमतों को अवाम की पहुँच में रखा जाए? है कोई ऐसी पॉलिसी लाया अमल आपके पास? इंशाअल्लाह ताला आपने देखा होगा कि जब 2013 में आए थे तो पाकिस्तान की क्या सूरत हाल थी, जब 1996 में आए थे तो पाकिस्तान की क्या सूरत हाल थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब अवाम ने मुंतखब करके उन्हें भेजा है तो फिर वो सब की सब पॉलिसीज़ भी ऐसी पॉलिसीज़ पाकिस्तान के अंदर बनी थी। 90 में जब नवाज शरीफ आया था तो वो पॉलिसीज़ वो गैर मुल्कों ने और हिंदुस्तान ने अपना ली थी, लेकिन हमें 2 साल के बाद बाहर निकाल दिया गया था। वो पॉलिसीज़ ब्रेक हो जाती हैं। वो पॉलिसीज़ जब कंटिन्यू करेंगी तो ये हर चीज़ जो जिसको हम कह रहे हैं कि ये पॉलिसीज़ कोई नहीं है, वो पॉलिसीज़ इंशाअल्लाह ताला इम्प्लीमेंट जब होंगी तो पाकिस्तान के अंदर वो जो इस वक्त ब्रेक लगी हुई है, इस वक्त आवाम के ऊपर एक ऐसा बोझ
बोझ आया हुआ वो रुकेगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान सही सिमत की तरफ चलेगा। ये पॉलिसीज़ मौजूद हैं, उनको माशी तौर पे भी, उनके ऊपर आवाम के लिए सहूलियात देने के लिए भी, स्टूडेंट को हर चीज़ की सहूलियत देने के लिए। आपने देखा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में हर किस्म की अपने यूनिवर्सिटियों में सहूलत दी जाती थी कि उनको लैपटॉप भी दिए जा रहे हैं, उनकी फ़ीसेस भी वापस की जाती। आज कहाँ है वो सारी चीज़ें? और अस्पतालों में आपको हर किस्म की दवाइयाँ मुफ्त मिलती थी, आज कहाँ है वो? मुस्लिम लीग ने अपने टर्नओवर में जो तरक्याती काम किए, जिन मनसूबों पे काम किए, जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने लगाए, उनके बारे में थोड़ी सी तफसील बताइए। जी, आपके सामने है कि जब 2013 में नवाज शरीफ की क़यादत में इस मुल्क ने को संभाला गया तो उस वक्त पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग आपके सामने थी कि 18 और 20 घंटे बिजली थी ही नहीं, पानी मिलता नहीं था, पेट्रोल की नायाब था। जब ये हर चीज़ कही जाती है, आटा भी नहीं मिलता था, जो आज सूरत हाल बनी हुई थी दोबारा फिर आपने देखा कि जब 2013 से 18 का टाइम आया तो आपके मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म हो चुकी थी, आपके मुल्क से लोड शेडिंग ख़त्म हो चुकी थी, आपके मुल्क के अंदर गैस लोगों को मिल रही थी और फैक्ट्रियाँ चलना शुरू हो गई थी, चिमनियों से धुआं निकलना शुरू हो गया था। ये नवाज शरीफ की और शहबाज शरीफ की पॉलिसी थी कि स्टूडेंट्स को लैपटॉप दिए जा रहे थे और हॉस्पिटल्स में जो है वो दवाइयाँ मुफ्त दी जा रही थी। हेल्थ कार्ड के बारे में क्या कहेंगे? जी, हेल्थ कार्ड नवाज शरीफ का लाया हुआ है वो। आपको इल्म नहीं है मेरे ख्याल, आपको लोग जो है ना भूल जाते हैं या भुला दिया जाते हैं हमारे कि हेल्थ कार्ड का इब्तिदा जो है वो नवाज शरीफ का आज भी मौजूद है, जिसको इन्होंने अपना कवर देकर, इनका कोई एक प्रोजेक्ट बता दें मुझे, कोई एक प्रोजेक्ट हो जो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए बेहतरी का सबब बनाओ। कोई एक प्रोजेक्ट नहीं गिनवा सकेंगे सिवाय इसके कि सुबह झूठ, शाम को झूठ और फिर यू टर्न, सुबह शाम झूठ के बाद यू टर्न। इसके अलावा और पाकिस्तान के अंदर इनकी कारकर्दगी के हवाले से जब भी गिना जाएगा, पाकिस्तान के अंदर से जब भी नवाज शरीफ का दौर जब आप उठाएंगे, 2 साल का एक, 2.5 साल का एक और 3-4 साल का एक टर्नओवर उठाएंगे, ये तकरीबन 8.5-9 साल का टर्नओवर बनता है। उसके अंदर आप तमाम जमातों, तमाम हुकूमतों आने वाली, खा वो हमारी डिक्टेटरशिप की हुकूमतें हों, खा ये सियासी हुकूमतें, आप उठा लें और उन पाकिस्तान के अंदर तरक्की का मेयार चेक कर लें। आपको इस नवाज शरीफ के काम अगर निकाल देंगे इस मुल्क के अंदर से, शहबाज शरीफ के यहाँ काम निकाल देंगे तो आपको ज़ीरो नज़र आएगा पाकिस्तान की तरक्की का मामला। अच्छा मलिक अनवर साहब, ये तो हो गई हमारी नेशनल सतह पर बात। अब आप जाते हैं आपके हल्के की तरफ। आपने कागजात नामजदगी जमा करवाए, आपने इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया, तो आपकी ऐसी क्या कारकर्दगी रह गई, कौन सी एक्टिविटीज़ रह गई जिस बेस पर आपने सोचा कि आपको आगे आना चाहिए? हल्के के लिए आपकी क्या खिदमत रही? मैं पहले तो MPA नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का काउंसलर रहा हूँ 98 में, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैंने कॉरपोरेशन का इलेक्शन लड़ा था, जीता था, वो आज भी मैं इनको मिलता हूँ या नहीं मिलता हूँ, वो मेरा काम का ही नतीजा है कि वो आज मेरे जो है ना वो पुश्त पनाही पे खड़े होते हैं और मैं आवाज़ दूँ तो, और वो यहाँ से कम 3,500-4,000 की मेरी से लीड होती है, मैं हूँ या मेरे दूसरे कोई और हमारी जमात के लोग हों। यही वजह है कि वहाँ से मैं शुरू हुआ हूँ। तो फिर मैंने जब 2013 में मुझे टिकट दिया गया तो मैं इस सूबाई हल्के से इलेक्शन लड़ा, तो लूज़ हो गया मेरे से थोड़े से वोटों से, लेकिन उसके बाद मैंने जो वो कंटिन्यू रखी कि लोगों से रब्ता, लोगों के तरक्याती कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, और वो आज आप मुख्तलिफ़ जगहों पर देखेंगे तो मेरे काम किए हुए नज़र आएंगे, जो स्कूलों में भी हैं, सड़कों की सूरत में भी है, सीवरेज की सूरत में भी है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने वो काम किए हैं। तो आज मुझे नज़र आता है कि जब मेरा हल्का 2 हल्कों में तकसीम हो गया तो मैं वो उन दूसरे हल्के में ये काम करके उसी तरीके का काम फिर बढ़ा दूं कि जहां आज इन्होंने 10 साल हमारे यहाँ मुखालिफ पार्टी के MPA रहे हैं, तो उनकी कारकर्दगी सामने रख लेना, और हमारी कारकर्दगी जो उस वक्त 4 साल 3 साल रही है जबकि MPA भी नहीं थे, तो वो सामने रख लेंगे तो मुआवजा हो जाता है, लोग मुआवजा करेंगे। हमने इलेक्शन लड़ना कारकर्दगी की बुनियाद पर, हमने इलेक्शन लड़ना पाकिस्तान की बुनियादों को मजबूत करने पर, माशी तौर पर मजबूत करने पर। उन्होंने लड़ना है इलेक्शन सिर्फ नारों पर और यू टर्न पर। तो इंशाअल्लाह ताला जब इलेक्शन होंगे आपको नज़र आ जाएगा, क्योंकि हम इलेक्शन हर वक्त चाहते हैं, अवाम आज भी हमारे साथ हैं, सिर्फ वो चंद वो लोग जो शोर मचाने वाले होते हैं वो नज़र आते हैं। वोटर इंशाअल्लाह ताला वो मुस्लिम लीग नून का है, नवाज शरीफ की क़यादत में, शहबाज शरीफ की क़यादत में
और हमज़ा शहबाज ने जो पिछला दौर गुजारा है, उसने भरपूर तरीके से इस पंजाब को अपने वालिद के नीचे रहते हुए काम सर अंजाम दिए। वो भी मौजूद है, पूरी की पूरी टीम मौजूद है इस वक्त मुस्लिम लीग नून के पास। और वो जब ये बैठेंगे और सुकून से जब हुकूमत करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये पाकिस्तान दोबारा अपनी तरक्की की तरफ मंजिलें आसान बन जाएंगी और पाकिस्तान की आवाम को कुछ खुशहाली की तरफ लेकर जाएंगे। अच्छा, मलिक अनवर साहब, मलिक अनवर अली पूरा नाम है आपका। आप बताइएगा कि इलेक्शन में अगर विन कर जाते हैं, आपको अल्लाह ताला कामयाब करे, उसके बाद इलाके के लिए आपकी अवलीन तरजीहात क्या होंगी? क्या समझते हैं यहाँ पर कौन सी मुश्किलात हैं? लोग किन तरह की परेशानियों का लोगों को ज़्यादा सामना है? देखिए जी, सबसे पहले जो इस वक्त मेरे हलके की नहीं बल्कि पूरे मुल्तान की जो सिचुएशन है वो है सीवरेज का मसला। सीवरेज का पहला अवलीन है। फिर तालीम के जो हमारे इस वक्त स्कूल कॉलेजेस मौजूद हैं उनको तरक्की दिलाना, उनको मजबूत करना। सरकारी तौर पे तालीम का जो है ना वो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा शऊर ही तालीम से आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोगों में, हमारे नौजवानों में शऊर है। जब तालीम को आसानियाँ पैदा करेंगे, और वो इंशाअल्लाह ताला हमारी हुकूमत ने पहले भी की हैं और आने वाले वक्त में भी इंशाअल्लाह करेंगे। और इस हल्के की जो भी महरूमियाँ होंगी तो फिर लॉ एंड ऑर्डर का मसला ज़्यादा बनता है। आजकल मुल्तान में आजकल बहुत ज़्यादा हुआ है। तो ये मैं कहता हूँ कि ये पिछले जो टाइम गुजरा है उसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिल्कुल गलत हो रहा है। अदारों को तबाह कर दिया गया है। कोई अदारा एक दूसरे के साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, बल्कि वो अपनी अपनी बोलियां बोल रहे हैं। इलेक्शन में विन करने के बाद क्या इन मामलात को संभाल सकते हैं? इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से जब नीयत ठीक हो और आपके फिर मंजिल आसान हो जाती है और इंशाअल्लाह अचीव करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, मलिक अनवर अली साहब, इलेक्शन के हवाले से, सियासत के हवाले से और जो मौजूदा हालात हैं इस हवाले से पाकिस्तानियों को, अवाम को कोई मैसेज देना चाहिए? पाकिस्तान के अंदर इंशाअल्लाह ताला मैसेज यही है कि कायदे आज़म के जो बनाए हुए असूल हैं उस पर अगर हम चलेंगे, हमारे तमाम अदारे उस पर काम करते हुए चलेंगे और पाकिस्तानी अवाम सिर्फ नारों पर नहीं हकीकत पर जाएगी, तो इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान मंजिल आसान होगी और अपनी मंजिल पर पहुँच कर दौड़ेगी। बहुत शुक्रिया मलिक अनवर अली साहब, बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया और हमें इतनी इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू की हमारे साथ, और हमें सियासत के हवाले से, मौजूदा हालात के हवाले से गाइड किया। जी, मलिक अनवर अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनसे इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात हुई, मौजूदा सियासी हालात के बारे में बात हुई। उन्होंने बताया कि किस तरीके से मईशत पर कंट्रोल किया जा सकता है, महंगाई पर कंट्रोल किया जा सकता है और किस तरीके से सियासी स्टेबिलिटी आ सकती है। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए वीनस न्यूज़ फास्ट और अपनी मेज़बान जरनाज गुल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।